चलिए, तो हम क्या पढ़ रहे थे? जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसिडिक एप्लीकेशन आपको बता दी थी। अब हम बात करते हैं बेसिसिटी की, बेसिसिटी ऑफ एमीन। ठीक है, देखो बेसिसिटी ऑफ एमीन मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया। बेसिसिटी का मतलब होता है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है तो वो डोनेट करना चाहेगा, और जितनी जल्दी और जितनी इजीली वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट कर देगा वही हमारा बेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे मैं सिंपल सा बोल दूं कि बेसिसिटी, देखो ध्यान से, बेसिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कि जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी इतनी ही ज़्यादा उसकी बेसिसिटी होगी, या मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कहूँ नेगेटिव चार्ज, कि जितना उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा उसकी बेसिसिटी इतनी ही हाई होगी। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, क्या डाल दोगे? नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। बताओ, बात क्लियर है? देखो ध्यान रखो, तुम्हें मैं क्या बताता हूं कि देखो अगर CH3 ग्रुप है तो ये क्या लगाएगा? प्लस आई इफेक्ट लगाएगा। अगर CF3 ग्रुप है तो ये क्या लगाएगा? माइनस के आई इफेक्ट लगाएगा। ऐसे ही जो हाइड्रोजन हुआ, ड्यूटेरियम हुआ, ट्रिटियम हुआ, ये सारे के सारे पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट लगाते हैं। लेकिन इसके साथ अगर साइड में कोई भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ जाता है तो वो क्या लगा देता है? नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, चलिए तो हम बात करते हैं बेसिसिटी ऑफ अमीन। अमीन का तुम्हें पता है सिंपल सी ये स्ट्रक्चर होती है अमीन या अमोनिया। ठीक है, ये हमारा अमोनिया है। अमोनिया बेसिक क्यों है? इसका रीजन क्या है? अमोनिया बेसिक इसलिए है क्योंकि अगर हम इसको H2O में डालते हैं तो ये हमारा क्या बना लेता है? NH4 पॉजिटिव बना लेता है। साथ ही साथ वाटर में क्या दे देगा? हमें OH नेगेटिव डोनेट कर देगा। अब देखो, इस अमोनिया के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई थी। अब इसके साथ ये इसके ऊपर अटैक करेगा, अटैक करके H पॉजिटिव कर लेगा, H पॉजिटिव ले लेगा तो क्या बना लेगा? NH4 पॉजिटिव, 4 पॉजिटिव चार्ज। इसको हम क्या बोलते हैं? अमोनियम सोल्ट। क्या बोलते हैं इसको? अमोनियम सोल्ट। देखो, कभी भी किसी चीज पर अगर कोई भी ऐसी स्पीशीज है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए और उसकी वैलेंसी ज्यादा हो, पॉजिटिव चार्ज, कोई भी सोल्ट हो, अगर IUM लगा है तो इसका मतलब उसका क्या होगा? कटायन है। जैसे अमोनियम हो गया जिसका H3, अगर मैं इस पे लगा दूं S3O पॉजिटिव तो पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब क्या हो गया? हाइड्रोनियम हो गया। मतलब हमेशा कार्बोकटायन होगा। उसके नेमिंग के अगर आईयूपैक नेमिंग करोगे तो उसके लास्ट में क्या आएगा? IUM। सिंपल है। अब देखो, अमोनिया बेसिक है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी है। अब सपोज करो, देखो अगर मैं तुमसे ये बोल दूं कि ये नाइट्रोजन है और इसके ऊपर मैं CH3 ग्रुप लगा रहा हूँ, ये देखो लगा रहा हूँ, और एक ये अमोनिया है जिसके ऊपर सिर्फ हाइड्रोजन लगे हैं, और ये इसके पास लोन पेयर होते हैं। भाई लोन पेयर, इतना तो तुम्हें बेसिक पता है, और ज़्यादा बेसिक में नहीं घुस सकता वरना तुम्हें फिर मुझे 11 से पढ़ाना पड़ेगा। अमोनिया है, ये ट्राइमिथाइल एमीन है। अब मुझे बताओ इन दोनों में बेसिक कौन होगा? अभी तुम्हें इन कंपाउंड के नाम से भी मतलब नहीं है, तुम्हें पता है कि इसके पास लोन पेयर है, लोन पेयर की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, तो मुझे बेसिसिटी देखनी है। तो जिसके पास देखो ये CH3 ग्रुप है और ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में और CH3 ग्रुप में कौन इस नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बढ़ाएगा? कार्बन बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि इधर से तो सिर्फ हाइड्रोजन डोनेट कर रहा है, इधर से देखो क्या कहानी चल रही है। इधर से ये ले रहा है, इधर से कार्बन हाइड्रोजन से खींच रहा है और नाइट्रोजन फिर कार्बन से खींच रहा है। तो यहां से क्या है? तीन ग्रुप लगे हुए हैं। अगर बेसिसिटी की बात करें तो NCH3 की ज्यादा होगी NH3 की। तो सिंपल सी बात है। अगर देखो सिंपल सी, अगर मैं तुम्हें ये बोल दूं कि CH3NH2 एक ग्रुप है, ओके, और मैं तुम्हें बोल दूं कि NH3 एक ग्रुप है, ठीक है, ऐसे ही मैं तुम्हें बोल दूं कि एक NF3 ग्रुप है, बात ठीक है, और ऐसे ही तुम्हें बोल दूं NH और ये CH3 ग्रुप और ये CH3 ग्रुप, ठीक है। तो मुझे इनमें बताऊं, अगर मैं इसका नाम A ले दूं, B ले दूं, C ले दूं और इसका D ले दूं और तुमसे पूछ लगूं व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ एमीन, तो इनमें तुम बेसिसिटी ऑर्डर कैसे अरेंज करोगे? देखो होता क्या है, अब सिंपल सा देखो, नाइट्रोजन के ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं, अगर कार्बन लगा है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो वे सारे के सारे डोनेटिंग में आएंगे और डोनेटिंग करेंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पर बढ़ाएंगे और नाइट्रोजन पर जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो वो इजीली डोनेट कर पाएगा। तो इनमें देखो इसकी साइड में क्या है, 2 मिथाइल ग्रुप लगे, इसके पास 1 मिथाइल ग्रुप है, इसके पास एक भी मिथाइल ग्रुप नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन लगे, इसके पास क्या है, फ्लोरीन।
तो ये तो फ्लोरीन तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि नहीं है। अब फ्लोरीन जुड़ा है तो फ्लोरीन क्या काम करेगा भाई, देखो फ्लोरीन क्या काम करेगा, इससे अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा नहीं खींचेगा, क्योंकि फ्लोरीन तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इधर से ऐसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचता रहेगा, खींचता रहेगा, तो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी पड़ जाएगी। और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी पड़ जाएगी तो मुझे बताओ भैया ये डोनेट क्या कर पाएगा, और जब डोनेट नहीं कर पाएगा तो बेस कैसे दिखाएगा, बेस कैसे बन पाएगा। तो जो अमीन होते हैं वो सारे बेसिक नेचर के होते हैं, क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है शेयर करने के लिए। तो इनमें से अगर इसका ऑर्डर अरेंज करना चाहूँ इस क्वेश्चन का, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, देखो तो डी सबसे ज़्यादा आ जाएगा, बेसिक आ जाएगा कि नहीं, क्योंकि दो मिथाइल ग्रुप लगे हैं। उसके बाद कौन सा आ जाएगा, ए आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। उसके बाद बताओ बी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, और फिर लास्ट में कहाँ आ जाएगा, सी आ जाएगा। बताओ इसमें कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं होगा, मुझे पता है। सिंपल सी बेसिसिटी का कैसे भी करके बेसिसिटी तुम निकाल सकते हो। तो इंडक्टिव इफेक्ट की ये एप्लीकेशन पार्ट थी। अब अगर देखो तुम्हें मैं 3 चीज़ बताई थी, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, एसिडिक और बेसिक, दोनों ये सब बात सेम होती है, लेकिन कुछ तो माइन्यूट सा डिफरेंस होता होगा इनमें भाई। न्यूक्लियोफाइल में और बेस में कुछ तो माइन्यूट सा डिफरेंस होता होगा। देखो मैं तुम्हें ना बड़े अच्छे एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे देखो मैं तुम्हें क्या दे रहा हूँ, CH3 COO CH3 दे रहा हूँ। देखो जो ये कार्बोनिल ग्रुप होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। क्यों, क्योंकि ये बॉन्ड ऊपर की तरफ चला जाता है और इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब देखो हमारे पास ना 2-3 चीज़ें होती हैं। मैंने तुम्हें 4 चीज़ें बताई, एक बताई थी इलेक्ट्रोफाइल, एक बताई थी न्यूक्लियोफाइल, और एक बताया था तुम्हें एसिड, और एक तुम्हें बताया था बेस। ध्यान से देखो, बेस और न्यूक्लियोफाइल दोनों के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है। तो तुम बोलोगे कि सर ये दोनों तो सेम ही होने चाहिए। क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है। भाई सिंपल सी बताओ, चिंटू मिंटू 2 भाई थे, दोनों दिखने में सेम थे, तो फिर उन दोनों के नाम डिफरेंट क्यों थे। तुम्हें तो फिर भी पता नहीं लग रहा कि कौन सा चिंटू है कौन सा मिंटू है। कुछ तो माइन्यूट सा डिफरेंस रहा होगा ना दोनों के बीच में, न्यूक्लियोफाइल में और बेस में। हाँ रहा है, वो ये रहा है कि देखो ये हमारा बेस है OH नेगेटिव, और ये भी हमारा न्यूक्लियोफाइल है OH नेगेटिव। ये कब न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा और कब बेस की तरह बिहेव करेगा, ये डिपेंड करता है कि सामने से कौन आ रहा है। देख अगर इस OH नेगेटिव को सामने से H पॉजिटिव खाने को मिल गया, ठीक है, अगर इसे सामने से H पॉजिटिव खाने से मिल गया, तो इस केस में अगर इसे खाली H पॉजिटिव मिला, तो इस केस में ये एक बेस की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह, एक बेस की तरह बिहेव करेगा। लेकिन अगर इस OH नेगेटिव को इस तरीके से किसी सेंटर पर अटैक करना पड़ गया, देखो इस सेंटर पर अटैक करना पड़ गया और इधर कर गया, तो इस केस में ये न्यूक्लियोफाइल है। मतलब डिफरेंस सा यही है कि को जितने भी, देखो मैं सिंपल सा बताऊं, जितने भी न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो सारे के सारे बेस की तरह बिहेव कर सकते हैं, लेकिन सारे के सारे बेस न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि देखो वो बेस तब तक ही बेस रहेगा। देखो न्यूक्लियोफाइल और बेस में सबके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, तो वो बेस की तरह कब बिहेव करेगा और न्यूक्लियोफाइल की तरह कब बिहेव करेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल तो अटैकिंग रिएजेंट है और एसिड और बेस तो क्या होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं। तो सॉल्यूशन का नेचर है कि ये एसिडिक है कि बेसिक है, और वो बेस तब तक ही दिखाएगा अगर सामने से उसे H पॉजिटिव आ रहा है। देखो OH नेगेटिव है, इसको H पॉजिटिव मिल रहा है, तो ये H पॉजिटिव मिलके क्या बनाता रहेगा, पानी बनाता रहेगा, पानी बनाता रहेगा। तो पानी बनाता रहेगा तब तक तो ये बेस की तरह बिहेव करेगा। अब यहाँ हम इसको न्यूक्लियोफाइल नहीं बोल सकते कि OH नेगेटिव यहाँ न्यूक्लियोफाइल है, हम इसको बोलेगी कि OH नेगेटिव यहाँ पे बेस की तरह बिहेव कर रहा है। सिंपल है। चलिए अब बात करते हैं और दूसरी चीजों की। कैसी दूसरी चीजें, देखो तुमने एक रेजोनेंस का फिनोमेना पढ़ा होगा कि रेजोनेंस क्या होती है। रेजोनेंस सिंपल सी एक इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होती है जिसमें परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता है और इनमें टेम्परेरी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता है। देखो 2 चीज होती है, एक तो हो गई रेजोनेंस, और ये हो गया इंडक्टिव इफेक्ट। दोनों में डिफरेंस देखो, डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस ये है कि जब कार्बन से ये कोई ग्रुप जुड़ा है और इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, अगर जी इसको खींच लेता है तो इनके बीच में टेम्परेरी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता है, टेम्परेरी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इनके बीच में इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। लेकिन रेजोनेंस क्या होती है, रेजोनेंस होती है इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन।
क्या होती है? सिंपल इलेक्ट्रॉन डिलोकेलाइजेशन ऑन द कंपाउंड, जिसको हम क्या बोल देते हैं? रेजोनेंस। होता क्या है कि कभी कभी हमारे पास एक स्ट्रक्चर से बहुत सारी स्ट्रक्चर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे सपोज करो, देखो मैं तुम्हें एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। जैसे सपोज करो तुम्हारे पास ये CH3COO नेगेटिव, ये एक कंपाउंड है, ठीक है। अब मैं इसकी चाहूँ तो दूसरी स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकता हूँ। कैसे? अगर मैं इसके ऊपर देखो, ये जो एरो होता है ये हमारा रेजोनेंस को शो करता है। किसको? रेजोनेंस को। अब देखो हमारे पास दूसरा तरीका क्या है इसको शो करने का, कि मैं इस नेगेटिव चार्ज को इधर डाल दूं और इसको ऊपर पहुंचा दूं। जैसे ऊपर पहुंचा दिया तो हमारा कंपाउंड कुछ इस तरीके का नजर आएगा, CH3C पे O नेगेटिव और यहाँ पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये दोनों की दोनों क्या है? रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। दोनों की दोनों क्या है? रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अगर तुमसे A बोल दे और B बोल दे तो ये दोनों की A और B क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉनिक डिलोकेलाइजेशन हुआ। देखो पहले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस ऑक्सीजन के पास थी, फिर वो इधर की तरफ आई और फिर इधर से इस ऑक्सीजन पे पहुंच गई। मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डिलोकेलाइजेशन एक जगह से दूसरी जगह पे हो रहा है और ये परमानेंट होता है। भाई ये इलेक्ट्रोनेगेटिव था, देखो इनिशियली इसके ऊपर क्या था? नेगेटिव चार्ज था, लेकिन बाद में इसके ऊपर तो कोई नेगेटिव चार्ज नहीं रहा कि नहीं रहा? तो यहाँ पे परमानेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेशन होता है और परमानेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिजेक्शन होता है। तो यहीं से ही 2-3 इफेक्ट का जन्म हो जाता है, जिसमें हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बोल देते हैं और उनको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बोल देते हैं। ये ऐसे ग्रुप होते हैं जो किसी सिस्टम से कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बाहर खींच लेते हैं और कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कंपाउंड में दे देते हैं। समझे? अब देखो ऐसे ही अगर मैं तुम्हें बोल दूं कि देखो ये कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH पॉजिटिव, ठीक है। 1 2 3 4, हाँ एक और बात है, आप कार्बन ना टेट्रावेलेंट होता है, टेट्रावेलेंट, और हमेशा कार्बन की वैलेंसी 4 ही होनी चाहिए। कभी भी अगर तुमने कार्बन की वैलेंसी को 5 कर दिया तो तुम्हारा कंपाउंड गलत हो गया। एग्जामिनर देखेगा भी नहीं तुमने क्या लिखा है, अगर तुमने 5 बॉन्ड बना दिए तो वो गलत कर देगा। हमेशा कार्बन के तुम्हें 4 बॉन्ड बनाने, और वो 4 बॉन्ड कैसे भी बना सकते हो। तुम डबल बॉन्ड करके इधर 2 हाइड्रोजन लगा सकते हो, 3 डबल बॉन्ड करके 1 इधर लगा सकते हो, तब भी कार्बन के 4 है। तो ये ध्यान रखना। अब देखो ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। अब अगर कोई तुमसे पूछ ले क्या ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबल है, तुम तो कहोगे कि सर ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रखा है और किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो अनस्टेबल होता है। लेकिन मैं कहूँगा कि जितना तुम्हें ये अनस्टेबल दिख रहा है वो इतना अनस्टेबल नहीं है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है क्योंकि इसमें ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता रहता है, इलेक्ट्रॉनिक डिलोकेलाइजेशन होता रहता है। बात दोनों की सेम है। इधर से इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो हमारी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी जिसको हम क्या बोल देंगे? अब देखो इधर से इलेक्ट्रॉन गया तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा, देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मूव कर रहा है तो जहाँ से जाता है वहाँ पर पॉजिटिव छोड़ के जाता है चार्ज। तो इधर आ गया तो जैसे ही इधर आया CH तो इधर क्या आ जाएंगे? डबल बॉन्ड आ जाएंगे। तो ये A और ये B है ना, ये दोनों की दोनों क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। या किसी और दूसरी फॉर्म में तुम्हें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखानी है तो तुम इस तरीके से भी दिखा सकते हो, CH CH2 और डॉट डॉट करके, कि जो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये पूरे सिस्टम पे डिलोकेलाइज हो रही है। तो जो चीज़ हम एक फॉर्म से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हम उसकी दूसरी फॉर्म से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, और वो दूसरी फॉर्म और वो पहली फॉर्म आपस में एक दूसरे को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। बात समझे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। भाई कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिसको हम एक फॉर्म से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जैसे मैं सिंपल सा बोल दूं कि ये कंपाउंड ये एसिडिक नेचर का है, इसके पास ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, क्या ये स्टेबल है? हम इसकी दूसरी रेजोनेटिंग बना लेंगे कि हाँ ये दोनों रेजोनेटिंग फॉर्म है और ये स्टेबल है। ऐसे ही मैं इसका बोल दूं कि पॉजिटिव चार्ज है किसके ऊपर है, लेकिन ध्यान रखें कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो एक सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। ऐसे ही पॉजिटिव चार्ज डिलोकेलाइज कर सकता है नेगेटिव चार्ज। अगर देखो अगर मैं यहाँ पे ये क्या लगा दूँ CH2 डबल बॉन्ड CH3 नेगेटिव लगा देता हूँ, क्या लगा देता हूँ? CH3 नेगेटिव लगा देता हूँ। यहाँ पे CH 1 2 3, यहाँ पे कितना आएगा? 1 2 3, यहाँ पे 2 आएगा,
ठीक है, एक तो नेगेटिव हो गया ना। अब देखो ये नेगेटिव चार्ज हो गया, अब ये नेगेटिव चार्ज भी डिलोकेलाइज कर सकता है। देखो नेगेटिव चार्ज इधर आएगा और फिर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको देगा, तो सिंपल सा हमारा कंपाउंड क्या बन जाएगा, CH2 नेगेटिव CH डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर तो पॉजिटिव चार्ज का डिलोकेलाइजेशन हो रहा है और इस केस में नेगेटिव चार्ज का डिलोकेलाइजेशन हो रहा है। तो जब कभी भी किसी चार्ज का सिस्टम पे डिलोकेलाइजेशन होता है उसको हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये डिपेंड करता है कि वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है कि इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। आओ और एक्सप्लेन करता हूँ बहुत अच्छे से। जैसे एरोमेटिक कंपाउंड तुमने देखे होंगे, क्या देखे होंगे, एरोमेटिक कंपाउंड। आओ तुम्हें बताता हूँ कि एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं। जैसे तुमने बहुत फेमस एग्जाम्पल पढ़ा होगा फिनोल का, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। देखो फिनोल से एक्सप्लेन करता हूँ। ये क्या हो गया, हमारा एक फिनोल हो गया, ये हमारी बेंजीन होती है। अगर इसके ऊपर मैं OH ग्रुप लगा देता हूँ तो ये हमारा बन जाता है फिनोल। फिनोल बोलते हैं, बहुत फेमस कंपाउंड है, आराम से पढ़ेंगे। अभी कंसेप्ट समझाना है रेजोनेंस का। अब देखो होता क्या है, होता ये है कि जो ये ऑक्सीजन है इसके पास लोन पेयर है, लोन पेयर है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है। अब ये क्या काम करेगा, ऑक्सीजन अपने लोन पेयर को इस तरीके से मूवमेंट में लाएगा। तुम कहोगे कि ये इलेक्ट्रॉन ऊपर भी तो जा सकते थे, लेकिन नहीं जा सकते। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के पास पहले से ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो ये ऊपर की बजाय कहाँ जाना प्रीफर करेंगे, नीचे की जाना। तो जिसके पास ऐसा कोई ग्रुप जिसके पास लोन पेयर प्रेजेंट हो, जिसके पास नेगेटिव चार्ज हो, वो सारे के सारे रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भेजेंगे। क्या भेजेंगे, रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब जैसे ही ये अंदर की तरफ आएगा, देखो ये बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड कहाँ पे आ जाएगा, इस कार्बन पे आ जाएगा शिफ्ट होके। तो जैसे ही शिफ्ट होके आया तो हमारी स्ट्रक्चर देखो कैसी बनेगी, ये ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा, और हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, क्योंकि इसने लोन पेयर इधर दिए, आ गया। और इधर क्या आ जाएगा, OH, और ऑक्सीजन के ऊपर कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्यों पॉजिटिव चार्ज आया, क्योंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट की है, और डोनेट करने के बाद ऑक्सीजन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और इसके थ्रू यहाँ पे नेगेटिव डेंसिटी गई है, तो यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। सिंपल है। अब देखो और भी तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकती है, और भी तो बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है ये। इधर से हमने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ भेजी, इधर से यहाँ पे आई, तो ये देखो, ये देखो, अब यहाँ पे क्या है, ये आ गई, और यहाँ पे क्या आ चुकी है, नेगेटिव चार्ज, ये बना, और यहाँ पे क्या आ गया, OH, और ये क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। क्या और भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं? यस सर, बिल्कुल बन सकती है। कैसे, कि अगर इस नेगेटिव चार्ज को मैं इधर भेज दूँ और इसको मैं इधर भेज दूँ एरो की साइड से, तो जैसे जैसे भेजता रहूँगा ऐसे ऐसे हमारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती रहेगी। तो यहाँ पे क्या आया, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या आ गया, OH पॉजिटिव। क्या मैं और भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकता हूँ? हाँ, तब तक तुम्हें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी है जब तक वो अपनी सेम फॉर्म में नहीं आ जाता। अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ, इस नेगेटिव चार्ज को इधर करके फिर से इसके पास भेज सकता हूँ, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कंपाउंड, आ जाएगा क्या, ये देखो, ये देखो, ये आ गया, और फिर से ये उधर चला गया, और फिर से हमारे ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गए, दो दो लोन पेयर आ गए, और फिर से हमें क्या मिल गया, फिनोल मिल गया। मिल गया कि मिल गया? अब देखो जितनी भी ये फॉर्म है 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 की 5 फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। बात समझे? समझे कि नहीं समझे? ऐसे ही ये क्या था, OH था, इसको हम बोलते हैं फिनोल। अगर ऐसे ही मैं H पॉजिटिव को लूज कर दूं इस पे, ये देखो H पॉजिटिव लूज करके मैंने क्या ला दिया, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज ला दिया, इसको हम बोलते हैं फिनोक्साइड आयन। क्या बोलते हैं, फिनोक्साइड आयन। अब ये पूछ लेता है क्वेश्चन कि फिनोक्साइड आयन क्यों स्टेबल होता है, फिनोक्साइड आयन क्यों स्टेबल होता है? क्यों स्टेबल होगा? क्योंकि इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, इसी तरीके से। तो तुम इस तरीके से पूरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दोगे तो हमारा फिनोक्साइड आयन स्टेबल क्यों होता है, ड्यू टू द 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ड्यू टू द 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो फिनोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये हो गई, ये किसकी हो जाएगी, फिनोक्साइड आयन की। अब देखो क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि फिनोक्साइड आयन क्यों ज्यादा स्टेबल है, क्यों ज्यादा स्टेबल है, क्वेश्चन आ रखा है ये।
क्वेश्चन तो ये भी पूछा गया था कि जो मिथेनॉल और इथेनॉल होते हैं, ये देखो सिंपल सा बताओ। देखो चलो मैं तुम्हें क्वेश्चन ही बता देता हूँ, क्वेश्चन की फॉर्म में भी कितने टाइप से पूछा गया है। क्वेश्चन तो ये था कि मुझे बताओ कि जो फिनोल होता है, क्या होता है, जो फिनोल होता है एंड CH3CH2OH होता है, इन दोनों कंपाउंड में A और B में कौन ज़्यादा स्टेबल है। तो A और B में स्टेबल देखने के लिए क्या करेंगे, हम H पॉजिटिव को लूज कर देंगे। क्या कर देंगे, H पॉजिटिव को बाहर निकाल देंगे। देखो हमने क्या किया, H पॉजिटिव को बाहर निकाला, तो H पॉजिटिव के बाहर निकलते ही इसमें बन गई O नेगेटिव फॉर्म। क्या बनी, O नेगेटिव फॉर्म। और जैसे ही हमने इसमें H पॉजिटिव बाहर निकाला तो इसमें बना हमारा CH3CH2O नेगेटिव। अब जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज ये स्टेबल होगा इतना ही हमारा कंपाउंड एसिडिक होगा, और जितना नेगेटिव चार्ज ये अनस्टेबल होगा इतना ही हमारा ये कंपाउंड लेस एसिडिक होगा। तो देखो नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज दो फैक्टर कर सकते हैं। फर्स्ट फैक्टर तो ये कि इसके बगल में कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो कि वो इस नेगेटिव चार्ज को खींच सके, और फैक्टर नंबर 2 या फिर उसमें रेजोनेंस हो रही हो। तो अगर उसमें रेजोनेंस हो रही होगी तब भी वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो हमारा ये क्या बन जाता है, फिनॉक्साइड आयन। और फिनॉक्साइड आयन में फिर क्या हो जाती है, रेजोनेंस। तो ये नेगेटिव चार्ज है, इस तरीके से यहाँ आएगा और ये इधर गया, तो इधर जाने के बाद हमारा क्या बन जाएगा, देखो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया और ये क्या बन गई, ऑक्सीजन। बनी कि नहीं बनी। अब ये क्या था हमारा डबल बॉन्ड, ये इधर था, अब हमारा फिर से इधर आएगा, ये इधर गया। ठीक है, ऐसे ही ये देखो हो गया, ये ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन के ऊपर ये दो लोन पेयर हो गए। लोन पेयर दिखाया करो तो अच्छा लगेगा। ये क्या आया, नेगेटिव चार्ज। ये क्या था हमारा डबल बॉन्ड। फिर से हमने ऐसे किया, फिर से ऐसे किया। कैसे भी दिखा सकते हो, देखो इलेक्ट्रॉन का कुछ नहीं है, तुम अंदर से दिखा सकते हो, बाहर से दिखा सकते हो, दिखाने का तरीका होता है। अंदर से दिखाओगे तो भी अच्छा रहेगा, बाहर से दिखाओगे तो भी अच्छा रहेगा, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉनिक का मूवमेंट दिखाना है। उससे फर्क नहीं पड़ रहा कि बाहर है कि अंदर है, क्योंकि ये सारी की सारी रिंग एक प्लेनर में होती है। क्या है, प्लेनर फॉर्म में। तो इधर से दिखाया, तो तुम जब इधर से दिखाओगे तो भी तुम्हारा क्या आ जाएगा, इस टाइप की एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ जाएगी, इस तरीके की। और ये नेगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा, देखो ध्यान रखना, ये नेगेटिव चार्ज इधर इस कार्बन पे आएगा, आ गया। और ये होगी ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर। अब फिर से क्या होगा, ये इधर आएगा और ये फिर से इधर जाएगा। तो हमारा ये क्या हो गया, ये तो डबल बॉन्ड थी। देखो एक एक चीज़ मिस मत कर देना बिल्कुल भी। और फिर से हमारी क्या बन गई, फिनॉक्साइड आयन। कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी, यहाँ से स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5। तो हमारी कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी। तो इसी की वजह से ये हमारा कंपाउंड क्या हो जाता है, स्टेबल। या तुम्हें कभी स्टेबिलिटी का क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखना, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या है, RS। R का मतलब क्या हो गया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्लियर है। तो ये देखो, ये जितने भी ग्रुप थे, O के ऊपर नेगेटिव चार्ज था या OH ग्रुप था, ये दोनों के दोनों रिंग में क्या भेज रहे थे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भेज रहे थे। और एक बात ध्यान रखो, इस बात को याद रखना हमेशा, जब तुम इन ग्रुप की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बना रहे हो, देखो जब तुम रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भेज रहे हो ना, तो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भेजने के बाद हमें क्या पता होता है कि जो भी कोई हमारी रिंग होती है, जैसे सपोज करो ये है, इसके ऊपर 3 पोजीशन होती है। इस पोजीशन को हम बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन, 1-3 पोजीशन को हम बोलते हैं मेटा पोजीशन, और 1-4 पोजीशन को हम बोलते हैं पैरा पोजीशन। ये तो बात तुम्हें पता है। देखो यहाँ से नेमिंग स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6। जो 1-2 पोजीशन होती है उसको ऑर्थो बोलते हैं, 1-3 पोजीशन को हम मेटा बोलते हैं, और 1-4 पोजीशन को हम पैरा बोलते हैं। जब तुम्हारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में आ रही है रेजोनेंस के द्वारा, तो तुम मुझे बताओ कि किस किस पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, बताओ किस किस पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज है। तो तुम ध्यान से देखो, ये एक ऑर्थो पोजीशन है, ये क्या है, एक ऑर्थो पोजीशन है, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। ये क्या है, एक पैरा पोजीशन है, तो पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है कि नहीं आ रहा। और ये वाली भी हमारी क्या होगी, ऑर्थो पोजीशन होगी।
तो तुम्हें बता दूं कि कभी भी कोई बेंजीन रिंग वाला कंपाउंड होता है, अगर उसके ऊपर एक ग्रुप लगा है इस तरीके से, तो उसमें 2 ऑर्थो पोजीशन होगी। क्या होगी? 2 ऑर्थो पोजीशन होगी, ये ओ वाली, 2 मेटा पोजीशन होगी ये वाली, और एक हमारी पैरा पोजीशन होगी। बात क्लियर है? 2 ऑर्थो, 2 मेटा और एक पैरा। तो पॉइंट ये है कि जब when electron density move in ring, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में मूव करेगी तो हमारा नेगेटिव चार्ज किस किस पे आएगा? या तो ऑर्थो पोजीशन पे आएगा या पैरा पोजीशन पे आएगा। मेटा पोजीशन पे देखो, क्या कहीं मेटा पोजीशन पे तुम्हें कहीं नेगेटिव चार्ज दिख रहा है पूरी स्ट्रक्चर में? नहीं दिख रहा। और इसका ही रोल होने वाला है आगे जाके इन साइक्लिक कंपाउंड की रिएक्शन में। वो पूछता है कि क्यों ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट स्टेबल बनते हैं, मेटा प्रोडक्ट क्यों नहीं बनता? क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो नेगेटिव चार्ज मिलता है वो हमें ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही मिलता है। तो जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इलेक्ट्रोफाइल बोले तो जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, वो अगर रिंग के ऊपर अटैक करेगा या तो वो ऑर्थो पोजीशन पे जाना प्रीफर करेगा या पैरा पोजीशन पे जाना प्रीफर करेगा। तो इसी की वजह से या तो ऑर्थो प्रोडक्ट स्टेबल होता है या फिर पैरा प्रोडक्ट स्टेबल होता है। बताओ बात क्लियर है? हाँ कि ना? है ना? चलिए आगे बताता हूँ तुम्हें और बताऊँ। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फिनोल की बता दी, फिनोक्साइड की बता दी। अब बताओ एनिलीन की क्या होगी? तुम्हें तो एक एनिलीन भी नहीं पता होगा। चलो मैं बता देता हूं। अभी तुम्हें मैं नोमेनक्लेचर तो बता ही नहीं रहा, तुम्हें बस बेसिक स्ट्रक्चर को देख के बता रहा हूं कैसे पता करना है। देखो एनिलीन क्या बोलते हैं, ये एनिलीन है हमारा, इस तरीके से ये है और इसके ऊपर क्या लगा है? NH2 ग्रुप लगा है। अब मुझे बताओ नाइट्रोजन के पास क्या है? लोन पेयर है कि नहीं है? तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में भेजेगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में भेजेगा तो फिर से नेगेटिव चार्ज किस पे आएगा? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। तो देखो इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में भेजी और ये क्या आया? नेगेटिव चार्ज। तो हम फिर से इसकी क्या करेंगे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो तुम मेथड सीख चुके हो, खुद से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ। तो देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसने भेजी तो यहाँ पे नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, तो इसके ऊपर कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। जहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भेज रहे हो, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नीचे की तरफ आ रही है, तो जिससे निकाल रहे हो ना वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जिस कार्बन पर बढ़ा रहे हो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। लो, और फिर से ये किधर जाएगा? इसकी तरफ, और ये कहाँ जाएगा? इसकी तरफ। तो हमारा ये क्या हो जाएगा? ये देखो ध्यान से, ये इधर आया, नेगेटिव चार्ज इधर आया, ये इधर आया, डबल बॉन्ड N, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज। फिर से एक और स्ट्रक्चर बन सकती है क्या? ये इधर जा सकता है, ये इधर जा सकता है, ठीक है? तो ये इधर आया, ये इधर आया, और ये क्या आ गया? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज। और एक फॉर्म और कौन सी बन सकती है? ये वाली। मैं क्या कहता हूं कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर तब तक बनाते जाओ जब तक तुम्हें एक्चुअल फॉर्म उसकी ना मिल जाए। तो जैसे एक्चुअल फॉर्म क्या मिल गई तुम्हें? ये देखो, तो ये फाइनल फॉर्म आई, तो ये फॉर्म हो गई, ये फॉर्म हो गई, तो ये क्या हो गई? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। तो अब तो इसके ऊपर कोई लोन पेयर, बस अब इसके ऊपर क्या रहेंगे? लोन पेयर। तो हमें कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी? 1 2 3 4 और 5। तो ये 5 की 5 क्या बनी है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर इसमें देख रहे हो कि तुम नेगेटिव चार्ज किस पोजीशन पे आ रहा है, या तो ऑर्थो पोजीशन पे आ रहा है या फिर तुम्हारा पैरा पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है? कोई दिक्कत है? कहीं से भी कर लो। अब देखो ध्यान से, ये दोनों स्ट्रक्चर है ना, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर और ये फिफ्थ स्ट्रक्चर, दिखने में दोनों सेम लग रही है कि नहीं लग रही? बताओ। लेकिन तुमने अगर पाई बॉन्ड देखे हो, इसमें पाई बॉन्ड देख रहे हो? देखो मैं बताता हूँ, एक कार्बन के बीच में जब पहला बॉन्ड बनता है, इस पहले बॉन्ड को हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। क्या बोलते हैं हम इसको? सिग्मा बॉन्ड। और ये कोवेलेंट होते हैं। कोवेलेंट बोले तो जो म्यूचुअल शेयरिंग से प्रोड्यूस हुए बॉन्ड होते हैं, म्यूचुअली शेयरिंग से जो प्रोड्यूस बॉन्ड है उन्हीं को हम कोवेलेंट बोलते हैं। जैसे कि ये कार्बन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ये कार्बन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है,
ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 2 4 2 6, तो वो इसके साथ शेयरिंग कर लेगा। तो इसकी ऑर्बिटल p ऑर्बिटल इस तरीके से आएगी और इसकी ऑर्बिटल इस तरीके से आएगी। तो जो कभी भी किसी कंपाउंड के बीच में हमेशा बनेगा वो पहला क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। जो दूसरा बॉन्ड बनेगा वो हमेशा पाई बनेगा। हमेशा नहीं बनता लेकिन पढ़ लो तुम, तुम्हारे लेवल पे सिर्फ यही याद रखो कि हमेशा ही बनता है, वरना बहुत केमिस्ट्री चेंज है जब तुम आगे आ जाओगे। तो ये पाई, अब जब तीसरा बॉन्ड बनाओगे तो वो भी क्या बनेगा, पाई। तो किसी भी कंपाउंड में तुम्हारे लेवल पर कार्बन कार्बन के बीच में 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड मैक्सिमम हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, बता रहा हूँ मैं। कभी 4-5 बना दो, गलती कर दोगे। अब मेरा पॉइंट क्या था, मेरा पॉइंट ये था कि एक बार स्ट्रक्चर फर्स्ट को देखो ध्यान से और स्ट्रक्चर 5 को देखो। क्या तुम्हें कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है? कुछ तो दिख रहा होगा ना, लिटिल बिट। कैसा? देखो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे है, लेकिन जो यहाँ पे है यहाँ पे तो कोई डबल बॉन्ड नहीं है। तो अगर मैं तुमसे पूछ लूँ, देखो क्वेश्चन कैसे कैसे आ जाता है। 1-2 के बीच में रिलेशन क्या है, 1-2 इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। 1-3 के बीच में रिलेशन क्या है, 1-3 इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये आपस में एक दूसरे के साथ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो ऑब्वियस सी बात है 1 और 5 भी आपस में क्या रहेगी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही रहेगी। समझे? तो क्वेश्चन ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना कि वो तुमसे पूछ ले कि 1-3 क्या होती है, तो ये भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही होती है। समझे बात को? जैसे तुमने बेंजीन में भी देखा होगा, अगर मैं बेंजीन की 2 फॉर्म बना दूं इस तरीके से, देखो ये बेंजीन है, इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजीन। बहुत फेमस कंपाउंड है, C6H6 मोलिकुलर फॉर्मूला। ऐसे ही अगर दूसरी फॉर्म बना दो इसकी इस तरीके से और इसमें डबल बॉन्ड इस तरीके से दिखा दूं और तुमसे पूछने लगूं कि जो A और B है ये आपस में एक दूसरे की क्या है, तो इनको आप बोल सकते हो कि ये आपस में एक दूसरे की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। कैसे पता करा कि सर बॉन्ड डिलोकलाइज करके देख लो, ये बॉन्ड इस तरीके से यहाँ मूव कर रहा होगा, ये इधर मूव कर रहा होगा, ये इधर मूव कर रहा होगा, तभी ये हमारी ऐसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी है। तो जो बेंजीन होती है ना, उसके अंदर इन बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है कंटिन्यूसली। फिर ये ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे जाएगा। तो इसी वजह से इन दोनों स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। बात समझ में आ रही है तुम्हारे कि नहीं आ रही है? क्लियर है? ऐसे ही ये क्या थी, वे ऐसे कंपाउंड थे अब तक जितने मैंने बताए जो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को भेज रहे थे या रिंग में नेगेटिव चार्ज भेज रहे थे। चलिए अब मैं तुम्हें ऐसे कंपाउंड बताऊंगा जो रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेते हैं।